जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 10th केमिस्ट्री का है, यूनिट 9 है ये। और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात का हम जिक्र करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी जो है वो अहम जो है वो कंपोनेंट्स या कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनके तहत जो है वो ये आमतौर पर इक्विलिब्रियम हासिल किया जाता है। और साथ ही हम यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन के पार्ट्स होते हैं उनके आपस में कंपैरिजन क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसमें सबसे पहला जो खूबी है डियर स्टूडेंट वो ये है कि आप जब डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन ये है डियर स्टूडेंट कि आपका जो सिस्टम है जिसके अंदर भी आप वो रिएक्शन करवा रहे हैं, चाहे वो फ्लास्क है या कोई और जो है वो कंटेनर है, तो आपने सबसे पहले इस सिस्टम को क्लोज करना ऊपर से, यानी जो चीज़ें आपने इसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट लेने हैं वो लेने के बाद आपने सिस्टम को ऊपर से क्लोज कर देना है। तो क्लोज करने के बाद जो है वो जो भी चीज़ें आपकी यहाँ पर होंगी वो इक्विलिब्रियम की हालत में पहुँचेंगी। अदरवाइज अगर आप इसको क्लोज नहीं करते हैं तो फिर जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया जा सकता। तो पहली बात ये स्टूडेंट ये है कि क्लोज सिस्टम होना चाहिए, यानी जो आपके पास कंटेनर है या फ्लास्क है वो क्लोज होनी चाहिए, टेस्ट ट्यूब जो भी है जिसके अंदर भी आप रिएक्शन करवा रहे हैं वो क्लोज होने चाहिए। ये पहली जो है वो खूबी है इस डायनामिक इक्विलिब्रियम की। दूसरी बात ये है डियर स्टूडेंट कि आपको पता होना चाहिए कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश होता है तो उस वक्त जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और रिएक्शन जो है वो ऑलवेज कंटिन्यू रहता है। कभी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में अगर रिएक्शन पहुंचता है तो रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन कंटिन्यूज, रिएक्शन जारी रहता है। बस ये होता है कि उसमें जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट हैं वो बराबर रहते हैं, क्योंकि डायनामिक का जो मतलब है वो भी इन मोशन है, हम पहले बात कर चुके हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जब आएगा तो समझ लीजिएगा कि आपका जो है वो रिएक्शन इन प्रोसेस है, चल रहा है, कंटिन्यू है। तीसरी बात जो डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में है वो भी यही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट है, यानी आपकी जो रिएक्टेंट्स हैं या जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो मिकदारें हैं वो इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन जब पहुंचेगा तो वो मिकदारें क्या हो जाएंगी, वो कांस्टेंट हो जाएंगी, वो इक्वल नहीं होंगी। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कभी भी जो है वो मिकदार में इक्वल नहीं होते हैं। याद रखिएगा इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपके जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है ये बराबर हुए हैं, उनके रेट्स बराबर हुए हैं। कंपोजिशन जो है ये बराबर होना ये केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, लिहाजा कंपोजिशन क्या होंगी, कंपोजिशन कांस्टेंट होंगी। तो ये जो है वो तीसरी इनकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आमतौर पर एस्टेब्लिश होता है तो जो आमतौर पर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या आ जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास आ जाते हैं कलर आ जाता है, या हमारे पास टेस्ट आ जाता है, या डेंसिटी आ जाती है। आमतौर पर ये चीजें जो है ये भी डियर स्टूडेंट क्या हो जाती हैं, ये भी कांस्टेंट हो जाती हैं, ये भी अब अनचेंज रहेंगी। पहले कलर अगर चेंज हो रहा था इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले, तो इक्विलिब्रियम कायम होने के बाद वो जो कलर है उसमें भी चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। और इसी तरह जो डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। इस तरह जो टेस्ट है बनेगा इक्विलिब्रियम की हालत में वो भी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं किसी भी रिएक्शन की डियर स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट हो जाती हैं जब डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन पहुंचता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि रोल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है इक्विलिब्रियम की अचीवमेंट में। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो हम इसको ले करके हीट करेंगे
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप इन दोनों को लेकर के भी रिएक्शन को अगर स्टार्ट करवाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, तो फिर भी थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे कि जो रिएक्शन है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में चला जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल करना चाहते हैं तो आप रिएक्टेंट से भी रिएक्शन को स्टार्ट करवा सकते हैं, और अगर आपके पास रिएक्टेंट्स नहीं है, प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स को लेकर के भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाया जा सकता है। यानी आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे रिएक्शन शुरू करवा लें, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको लेकर के रिएक्शन स्टार्ट करवा लें। दोनों सूरतों में ये रिएक्शन अपनी इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाएगा। ये भी यानी ये रोल है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कि आप किसी भी रिएक्टेंट से रिएक्शन को स्टार्ट करवाएं, या प्रोडक्ट्स हैं तो वहां से रिएक्शन स्टार्ट करवाएं, दोनों सूरतों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि हम जब इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन पहुंचता है तो अगर उसमें डिस्टर्बेंस कर दी जाती है, अब डिस्टर्बेंस का मतलब खलल होता है। खलल का मतलब ये था कि आपने उस कंडीशन में जब वो इक्विलिब्रियम की हालत में था तो आपने टेम्परेचर चेंज कर लिया, आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की। कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो सकती है? आप रिएक्टेंट्स ऐड कर दें, कंसंट्रेशन चेंज होगी रिएक्टेंट्स की। प्रोडक्ट्स को रिमूव कर लें, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो गई। रिएक्टेंट्स को रिमूव कर लें, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो गई। तो यानी कंसंट्रेशन चेंज करने का मतलब ये होगा कि आपने रिएक्शन को इक्विलिब्रियम की हालत में जब वो पहुंचा तो आपने डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब करने के बाद अगर आप रिएक्शन को छोड़ देते हैं तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती। ये थोड़ी देर के बाद अपनी जो न्यू कंडीशंस हैं, न्यू कंसंट्रेशन के तहत, न्यू टेम्परेचर के तहत, नए प्रेशर के तहत ये दोबारा इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा और दोबारा जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये भी बड़ा आसान है कि आप डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, लेकिन डिस्टर्बेंस पैदा करने के बाद अगर आप सिस्टम को दोबारा छोड़ देते हैं तो वो कुछ देर के बाद दोबारा जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में चला जाता है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर हो सकते हैं। इसको रिवाइज में करवा देता हूं। समरी ये हमारे पास सिस्टम क्लोज होना चाहिए तब इक्विलिब्रियम कायम होगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में अगर हमारे पास मौजूद है रिएक्शन तो वो हमेशा इन मोशन होगा, कंटिन्यू होगा, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट बराबर होंगे, और कंपोजिशन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में कांस्टेंट हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कांस्टेंट हो जाती हैं, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से किसी को लेकर के आप डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इक्विलिब्रियम की हालत में आप रिएक्शन में डिस्टर्बेंस ला सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नई कंडीशंस के तहत जो है वो दोबारा डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारहा एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो डियर स्टूडेंट्स पूछा गया है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। जो दूसरा पार्ट हमारा आज के टॉपिक में वो है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए कि जो आमतौर पर फॉरवर्ड रिएक्शन है ये वो रिएक्शन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जो रिवर्स रिएक्शन होते हैं वो रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, जिनमें प्रोडक्ट्स वापस क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो डिफरेंसेस को चेक कर लेते हैं। जो आमतौर पर फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं ये लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, और जो रिवर्स रिएक्शन होते हैं ये राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। ये पहला डिफरेंस है। अब ये भी पता होना चाहिए कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये इनिशियली फास्ट होते हैं। वजह क्या है? क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जो रिवर्स रिएक्शन है ये इनिशियली स्लो होते हैं। वजह क्या है? क्योंकि प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो आमतौर पर कम होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये स्लो डाउन होता है, आहिस्ता होता है, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो स्पीड अप होता है। स्पीड अप होने की वजह फिर वही है क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और फॉरवर्ड रिएक्शन के स्लो होने का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसमें कमी आ रही है। फिर ये जो इसके बाद एक आखिरी पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फार्म प्रोडक्ट्स, और
रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं रिएक्टेंट्स को, यानी ये वापस रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस है, चार आपको पता होने चाहिए कि जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आमतौर पर किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। दोबारा इसकी समरी बना लेते हैं। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और जो रिवर्स हैं वो राइट टू लेफ्ट आते हैं। ये इनिशियली स्लो होते हैं, रिवर्स इनिशियली क्या होते हैं, सॉरी, ये जो फॉरवर्ड है ये इनिशियली फास्ट होते हैं, और रिवर्स इनिशियली क्या होते हैं, स्लो होते हैं। फिर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये ग्रेजुअली स्लो होते हैं, लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है ये स्पीड अप होते हैं। और इस तरह जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जो रिवर्स रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आसान टॉपिक है, लेकिन आप अगर पास पेपर्स को उठा के देख लें तो आपको ये वाला जो टॉपिक है ये बार बार एग्जाम्स के अंदर किसी ना किसी शक्ल में दिखेगा। शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन नजर आएंगे या लॉन्ग फॉर्म में नजर आएंगे, तो इनमें से लाजमी क्वेश्चन आपको कोई ना कोई जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर डियर स्टूडेंट नजर आता है। इसलिए इसको आसान है, अच्छी तरह याद करें ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आए। तो अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।